हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। दिस इज एजुकेटर सिमरन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स या कहा जाए बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है आपका, उसका यूनिट 2, जिसमें आपको दो चीज पढ़ना है, एक लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है और एक कंज्यूमर बिहेवियर और यूटिलिटी एनालिसिस। सो आज का टॉपिक उसी को लेके है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड यूटिलिटी एनालिसिस को। इसमें आज हम देखेंगे कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, कंज्यूमर का नीड क्या है, वांट क्या है, क्या वो डिमांड करता है, कैसे वो डिमांड करता है, कैसे वो सेटिस्फाई होता है, कैसे उसको मेजर किया जाता है, किसने दिया ये यूटिलिटी एनालिसिस का ये जो मेजर है, यूटिल कहते हैं इसको, ये यूटिल मेजर किसने दिया है। साथ ही साथ इसमें हम अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि हम कैसे कैसे कंज्यूमर की यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी सारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था, डिटेल में सारे इकोनॉमिक्स से कंसेप्ट पढ़ा था। कंसेप्ट में बहुत सारी चीजें कवर किए गए हैं, चाहे वो डीडीयू का स्टूडेंट हो चाहे वो एलयू का स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ही अगर आपका इकोनॉमिक्स अगर सब्जेक्ट है, चाहे वो बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से हो, दोनों के लिए ही बेनिफिट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, यूनिट 2। अच्छा, स्लाइड जाने से पहले, जैसे कि मैं करती हूँ, स्लाइड जाने से पहले कुछ चीजें पहले अपनी तरफ से बताती हूँ। ठीक, वही सेम काम आज भी करूंगी। ओके, आई होप अच्छा लगता होगा कि एक बार शॉर्ट में पहले स्लाइड्स आने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट पता चल जाए कि क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं। आई नो कई बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट नया होगा, कई बच्चे 12th में पढ़ के आए होंगे थोड़ा सा इसको, जहाँ जिसका भी सीबीएसई बोर्ड होगा वो लोग पढ़ के आए होंगे, लेकिन जनरली कुछ बोर्ड्स वाले नहीं पढ़ते हैं, मेनली शायद यूपी बोर्ड में नहीं रहता इकोनॉमिक सब्जेक्ट, बट अब शायद आ गया है। बट नहीं पढ़े होते तो जो नहीं पढ़ा है, या स्ट्रीम अलग था, मैथ स्ट्रीम से थे, साइंस स्ट्रीम से थे, आर्ट स्ट्रीम से थे, नहीं थे कॉमर्स की स्ट्रीम से, तो उसके लिए भी बेनिफिट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कंज्यूमर बिहेवियर आपका पढ़ना है। ठीक, पहले तो कंज्यूमर बिहेवियर से क्या समझ में आ रहा है, हम कंज्यूमर बिहेवियर क्यों पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स है ये सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर बिहेवियर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम कंज्यूमर के बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी गुड्स और सर्विसेज जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था इकोनॉमिक्स का, उसमें यही था ना कि ह्यूमन वांट्स की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? ह्यूमन वांट्स की बात की थी कि ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज क्या है? वो लिमिटेड है। देयर आर स्कार्सिटी इन द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कम है। ह्यूमन वांट्स बहुत ज्यादा, अनलिमिटेड है, वो कभी पूरी नहीं होती, वो कंटिन्यूस चलती रहती है, उसकी मांग कभी खत्म नहीं होती है। तो इन्हीं दोनों को देखकर फिर तीसरा निकाला गया था कि हर रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज है। तो ठीक है, ये तीन बात थी। इन्हीं तीन बात को आगे समझने के लिए हम आगे पढ़ रहे हैं क्या? कंज्यूमर बिहेवियर, कि अब ह्यूमन की वांट को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे उसको मेजर कर सकते हैं, इसी की बात आज का ये लेक्चर बताता है। सो ह्यूमन वांट्स की अगर हम बात करें तो व्हाट इज ह्यूमन वांट्स? वांट्स क्या होता है? अगर मैं 3 वर्ड लिखूं आपके सामने, इसको मैं मिटा देती हूँ। ह्यूमन वांट्स की तो बात कर ही रहे हैं हम इकोनॉमिक्स में। अगर मैं 3 वर्ड लिखूं, एक ह्यूमन है, ठीक, उसकी नीड क्या होगी? नीड्स क्या होता है? ठीक, वांट क्या होता है, और लास्टली वो डिमांड क्या? डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब कहते हैं ना कि जितना कंज्यूमर एक ह्यूमन की नीड है, जितना उसकी वांट है, वही वो डिमांड करता है। तो अब ये तीनों वर्ड कुछ ज्यादा राइम से लगने लगते हैं कि एक ही जैसे तो लग रहे हैं, एक ही जैसे तो होंगे ये तीनों, लेकिन नहीं, कुछ तो डिफरेंस होगा इसमें। तो नीड का मतलब क्या है, वांट का मतलब क्या है, डिमांड का मतलब क्या है? ठीक, सो नीड की अगर हम बात करें तो नीड क्या होता है? नीड को अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें आपके लिए, ठीक, एक लाइन में अगर मैं लिखूं तो नीड क्या है? स्टेट ऑफ वेल deprivated of some basic human requirement. State of well deprivated of some basic human requirement. एक लाइन में मैंने बताया कि आपका नीड क्या होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? What it mean? So क्या मतलब हुआ? State of well deprivated of some basic human रिक्वायरमेंट्स। नीड का मतलब क्या होगा? जो हमारी बेसिक, जो हमको चाहिए, नॉर्मल सी चीजें हैं कि खाने के लिए हमें खाना चाहिए,
रहने के लिए हमें घर चाहिए, शेल्टर चाहिए। तो ये सब क्या हो गया, आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं, जब आप उसके लिए आप वो चाहते हो तो वो आपकी नीड हो गई कि ये एक बेसिक नीड है जो सबकी होगी, वो मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, ठीक। लेकिन नीड के बाद आता है आपका वांट। वांट जब हो जाता है जब आप जो नीड आपने की थी, जो आपकी नीड थी, उस नीड को आपने सेटिस्फाई कर लिया। नीड इज बीइंग सेटिस्फाइड। नीड अगर आपकी सेटिस्फाइज हो गई तो फिर वो आपका वांट हो जाता है कि एक तो होता है कि हमें नीड थी, जरूरत थी, ठीक। जरूरत के सामान तो नॉर्मल बेसिक सब चीज होते हैं, ठीक। वो बेसिक सामान मिलता है, ठीक। वो स्कैर्सिटी रिसोर्सेस रहते हैं, ठीक। लेकिन वांट कब हो गया कि जब हम कुछ चीज को चाहते हैं कि ये चीज पूरी हो जाए। तो जब आपकी नीड पूरी हो जाती है, जो आपने चाहिए, आपको जो चाहिए था वो आपको पूरी हो गई, तो वो क्या हो जाती है, आपकी वांट हो जाती है। और फिर साथ ही साथ यहाँ पर एक लाइन में लिखना चाहूंगी, क्या लिखूंगी, where need is limited, शॉर्ट में लिख रही हूं, want is अनलिमिटेड। क्या मतलब हुआ, मैंने नीड और वांट का डिफरेंस बताया। नीड क्या हो गया कि नीड आपका जो बेसिक आपका रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, यहाँ याद रखना जो लिखा है यहाँ पर, बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपकी नीड हो गई, ठीक। बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स जो थे आपकी नीड हो गई। तो नीड क्या है आपकी, लिमिटेड है कि आपको खाना खाने के लिए खाना चाहिए, जितना खाते हो आप उतना लोगे। फिर रहने के लिए घर चाहिए, जिस भी तरह से थोड़ा सा को रह लोगे, तो वो लिमिटेड है, नीड लिमिटेड है। लेकिन वांट क्या है, वांट अनलिमिटेड है, क्योंकि आपको चाहिए थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए कहा गया ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड नहीं लिखा गया। आपको जो इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन भी था वो क्या था, वो ये था कि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, यही लिखा गया। तो वही इसकी बात की, वांट्स क्या है, वो किसी भी कोई भी कुछ चाहता है, हम चाहते हैं, क्या पता कि कोई भी कुछ भी चाह सकता है। मैं भी चाह सकती हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए, चाहने को तो चाह सकती हूँ ना, चाहने में क्या जा रहा है, ठीक। तो वांट्स क्या है, वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। और जो अगर वांट्स में से जो नीड है, जो वांट क्या हो जाएगी, जो नीड, जो एक्चुअली मैंने यहाँ पर डिप्रिवेटेड फील किया था मैंने, कि जो मुझे चाहिए था जो नहीं हो रहा है पूरा, वो अगर मिल जाए तो आपकी वांट हो जाती है। साथ ही साथ वांट रहने से ही, अगर नीड सेटिस्फाइड होगी तो आपकी वांट बनेगी, ठीक। लेकिन डिमांड कब आप करोगे किसी चीज का, डिमांड अब तब करोगे जब आपके पास एबिलिटी भी हो, एबिलिटी भी हो प्लस विलिंगनेस भी हो टू पे। जब आपकी खरीदने की एबिलिटी भी है और साथ में साथ आप चाहते भी हो खरीदना, तो उस चीज का जब आप डिमांड, जब आप मार्केट से डिमांड करोगे तो वो डेफिनेशन हो जाएगा आपकी डिमांड का। तो इन तीनों वर्ड में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, हल्का हल्का डिफरेंस है। आई होप क्लियर हो गया होगा, नीड क्या है, वांट क्या है और डिमांड क्या है। अब यहाँ ये 3 मैम क्यों बता रही हैं, रीजन है वही बताने का, क्यों बता रही हूँ मैं। ठीक, ये 3 चीज हो गया। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम उसके वांट्स को जान सकें, ह्यूमन वांट्स के बारे में हम जान सकें। अब वांट्स के बारे में क्यों जान रहे हैं, उसके लिए एक एनालिसिस बनाया गया, यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस के हिसाब से हम ये पता कर पाते हैं कि ह्यूमन की कितने वांट्स पे, कितना ये वांट उसका पूरा होना है, कितने वांट पे, कितने यूटिलिटी पे वो सेटिस्फाई हो रहा है। इसी को आप क्या कहते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, तब यूटिलिटी क्या हो गया, द वांट सेटिस्फाइंग, द वांट सेटिस्फाइंग power, the want satisfying power of a good or service is called utility. That means कि एक कंज्यूमर जिस भी चीज का वो डिमांड किया था, वांट उसकी जो भी थी, उसको वो गुड्स और सर्विस मिलने से वो कितना सेटिस्फाई हो रहा है, किस लेवल तक सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है, इसी को क्या कहते हैं आप, यूटिलिटी कहते हो। और यूटिलिटी को मेजर करने के लिए मेजर दिया था, किन्होंने दिया था, फिशर ने दिया था मेजर ऑफ यूटिलिटी। यहाँ कहाँ लिखूं,
इसका मेजर ऑफ यूटिलिटी क्या है, कैसे यूटिलिटी को मेजर करते हैं, उसके लिए यूनिट कौन सा दिया था, मेजर ऑफ यूटिलिटी दिया था यूटिल के नाम से, किसने दिया था, बाय फिशर, फिशर ने दिया था आपको ये टर्म यूटिलिटी, यूटिल टर्म दिया था टू मेजर यूटिलिटी। ठीक, तो यूटिलिटी में आप क्यों हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर इकोनॉमिक्स में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जान सके ह्यूमन का वांट्स क्या है, क्या वो चाहता है, ठीक, क्या वो चाहता है, कितना वो डिमांड करता है, कितना उसकी एबिलिटी और विलनेस साथ में मिलकर आ रही, कितना वो डिमांड कर रहा है, और फिर जो वो चाहता है, जो भी गुड्स और सर्विस वो चाह रहा है, उस गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करने से, उस गुड सर्विस को लेने से उसकी वांट कितनी सेटिस्फाई हो, जो ये चाहा था यहाँ पर, उसकी वांट कितनी सेटिस्फाई हो रही है, इसी को क्या कहते हैं हम, यूटिलिटी कहते हैं। और इसको किस चीज से मेजर किया जाता है, इसको यूटिल से मेजर किया जाता है। किसने दिया है यूटिल वर्ड, फिशर ने दिया है। ओके, आई होप ये कलर दिखाई दे रहा होगा, अदरवाइज मैं ये कलर नहीं यूज करूंगी, व्हाइट ही रखूंगी। ओके, क्लियर हो गया। अब ये जो यूटिलिटी है, ये जो यूटिलिटी है, दो तरीके से आप इसको देखोगे, यूटिलिटी दो तरीके से कैसे देखोगे, एक कहलाती है टोटल यूटिलिटी और दूसरी कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या है, हर गुड्स को, बहुत सिंपल मतलब है, ज्यादा कोई टेक्निकल चीज नहीं है, नाम बस है, इतनी भी टेक्नोलॉजी इसमें नहीं है कि समझ में ना आ पाए। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दो तरीके की यूटिलिटी है। यूटिलिटी समझ गए, यूटिलिटी मतलब कि गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन, जो वैल्यू, जो आउटपुट आपको मिल रहा है, जो आप सेटिस्फाई हो रहे हो, सेटिस्फाइंग पावर जो आ रही है आपके अंदर कि हाँ ये सामान लेने से हमको अच्छा लग रहा है, आई फीलिंग गुड, सेटिस्फाई फील हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, आपको यूटिलिटी कहते हैं। कि आपने एक रोटी खाई, आपकी यूटिलिटी अच्छी थी, आपको भूख लगी, आपने एक रोटी खाया, फिर दो रोटी खाया, अच्छा लगा, तीसरी रोटी खाई और अच्छा लगा, ठीक था, चौथी खाई, अब वो जबरदस्ती लगने लगा, कि मतलब इसका मतलब क्या होगा कि अब आप तीसरी रोटी से ज्यादा नहीं खा सकते हो, या किसी की 5-6 रोटी की खुराक है तो वो उतना खाएगा, उसके बाद वो रुकेगा। तो कितने हद तक, कितने लेवल तक आप सेटिस्फाई हो रहे हो उस गुड्स को कंज्यूम करने से, उस सामान को कंज्यूम करने से, या सामान खरीदने से, लेने से, उसी को आप कहते हैं यूटिलिटी। और ये यूटिलिटी दो तरीके से हम मेजर करते हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जानने से पहले टोटल यूटिलिटी जान लेते हैं, चलो पहले यही जान लेते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या हो गया कि आपने हर एक जो आपने कंज्यूम किया उन सब को हमने ऐड कर दिया, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी हो गई। कि आपने जितने भी गुड्स, जितने भी सर्विसेज लिए, जिस भी चीज से आप सेटिस्फाइंग पावर आपकी इंक्रीज हो रही, सेटिस्फाई हो रहे हो, आपका वांट सेटिस्फाइंग पावर जो भी है, सबको ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया कि हर एक चीज कंज्यूम कर, एक रोटी कंज्यूम किया, रोटी लिया, खाया, उसके बाद दूसरा एक और ऐड किया, ठीक, फिर तीसरा एक और ऐड किया, फिर चौथा एक और ऐड किया, तो मतलब हर एक कमोडिटी के एडिशन से, हर एक यूनिट के ऐड होने से जो आपको और सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको आप क्या कहोगे, मार्जिनल यूटिलिटी। और यही सारे मार्जिनल यूटिलिटी को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या निकल के आता है आपका टोटल यूटिलिटी। दोनों एक दूसरे से लिंक है, दोनों क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसे स्लाइड की तरफ चलते हैं, स्लाइड में देखते हैं क्या क्या लिखा है। स्लाइड आपका ह्यूमन वांट्स से शुरू होता है, ह्यूमन की वांट्स क्या है, इसी को मैंने स्लाइड में रखा था ताकि अगर आपके पास क्वेश्चन लिखने को आए, चाहे ऑब्जेक्टिव आए, तो आपको पता रहे कि आपको क्या लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ह्यूमन वांट्स जो है, ह्यूमन वांट्स की मीनिंग क्या है, डिजायर टू ओन या यूज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन। वही बात हुई कि आपके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की नीड थी वो अगर आपको मिल जाए, वो आपको मिल जाए, आपके पास आ जाए, वो जो डिजायर आपकी आई थी कि वो गुड्स और सर्विस हमको चाहिए था या अपने पास रखना था, वो आपको मिल जाए, वो जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपको, वही आपकी ह्यूमन वांट्स हो गए। अब ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, कि आप जानते हो फीचर में ये लिखा है, ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। आज कुछ चीज चाहिए, कल कुछ और चाहिए, उसके बाद कुछ और चाहिए, सो अनलिमिटेड है। कॉम्पिटिटिव है, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री है, रिलेटिव है, एंड कैन बिकम हैबिट। कॉम्प्लीमेंट्री भी है कि आज टी पीना था, कल कॉफी पी रहे हैं, तो चेंज हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री भी है, साथ साथ रिलेटिव भी है कि हमें ब्रेड के साथ जैम चाहिए ही चाहिए होता है, या ब्रेड के साथ हमको टी भी साथ में चाहिए, तो ये रिलेटिव भी है। और साथ ही साथ ये एक हैबिट भी बन सकता है, जो ह्यूमन की वांट्स है वो एक हैबिचुअल चीज में से अल्कोहल हो गया, ये सारी चीजें हैबिचुअल भी हो सकती है, या कोई भी अदर चीज, चाय किसी को पीना बहुत पसंद है, हर रोज पीना जरूरी है, नहीं पिएगा तो रह नहीं सकता, तो ये भी एक हैबिट है। तो ह्यूमन की वांट्स हैबिचुअल भी हो सकती है,
अनलिमिटेड भी हो सकती है, कॉम्पिटिटिव भी, कॉम्प्लीमेंट्री और रिलेटिव भी हो सकती है। ठीक, कितने टाइप की नेसेसिटीज हैं, अब कितने टाइप की ह्यूमन वांट्स हैं, तो बेसिक नेसेसिटी आ जाती है आपकी। बेसिक नेसेसिटी क्या है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये बेसिक नेसेसिटी होती है। घर, कपड़ा, मकान आपको बेसिक आपको नीड है। ठीक, नेक्स्ट आता है नेसेसिटी फॉर एफिशिएंसी। आप थोड़ी सी एफिशिएंसी की तरफ जाते हैं आप, तो आप चले जाते हो कि आपको अच्छा खाना चाहिए, न्यूट्रिशन फूड चाहिए, साफ पानी चाहिए पीने के लिए, तो आप क्या चलिए एकदम से थोड़ा सा आप अपने बेसिक नीड से ऊपर गए। ठीक, जहां पर आपने अपने हेल्थ और प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया। नेक्स्ट क्या है? कन्वेंशनल नेसेसिटी ड्यू टू सोशल कस्टम एंड हैबिट, फेस्टिव क्लोज, रिचुअल। अब कन्वेंशनल नेसेसिटी में क्या मतलब क्या हो गया कि अब आपको बेसिक नीड था, रोटी कपड़ा मकान चाहिए था, आपको मिल गया। ठीक है, आपके पास खाने के लिए फूड है, रहने के लिए घर है और पहनने के लिए कपड़े हैं, ये तो आपका बेसिक नीड था। उसके बाद आपने देखा कि ये 3 चीजें पूरे हो गए, तो अब अनलिमिटेड वांट है ना, तो बढ़ती रहेगी। तो अब डिजायर है ना, डिजायर हमारी जो चाह होती है वो कभी खत्म नहीं होती। अब मेरी क्या चाह है कि अब हम थोड़ा अच्छा खाना खाएं, ठीक, थोड़ा साफ पानी पिए, तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे हम चले गए, हेल्थ और प्रोडक्टिविटी पे देखने लगे। उसके बाद हुआ कि अब हेल्थ और प्रोडक्टिविटी भी सही चल रहा है, तो फिर अब क्या चाहेंगे? अब थोड़ा सा कन्वेंशनल नेसेसिटी की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि सोशल कस्टम हो गया, हैबिट्स हो गए हमारे, कुछ ना कुछ किसी का हैबिट होता है। जैसे चाय पीने का मैंने हैबिट बताया था, तो वो रोज पिएगा ही पिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पत्ती का दाम बढ़े चाहे घटे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक, साथ ही साथ सोशल कस्टम कि अब थोड़ा सोसाइटी में रहना है, समाज में रहना है, रिचुअल्स हैं हमारे, फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स के लिए करने हैं कपड़े चाहिए या कुछ रिचुअल्स करने हैं उसके लिए चाहिए, तो वो आपकी नेक्स्ट नेसेसिटी हो गई। फिर आप चले जाते हो थोड़ा सा कंफर्ट की तरफ जाओगे तो क्या होगा? मेक लाइफ इजियर, थोड़ा सा लाइफ को इजी बनाने के लिए, थोड़ा कंफर्टेबल बनाने के लिए आपको जो बेसिक नेसेसिटी चीज है, जैसे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन हो गया, हवा चाहिए, आर्टिफिशियल एयर चाहिए, तो फैन लगा लिया, कूलर लगा लिया, एसी लगा लिया। तो अकॉर्डिंग टू योर इनकम आप अपने थोड़े से कंफर्ट को, लाइफ को थोड़ा सा क्या करते हो? इजी बनाते हो, तो इसलिए आप लोग कंफर्टेबल चीजों की तरफ बढ़ते हो। फिर लास्टली आ जाता है आपका लग्जरियस थिंग। लग्जरियस चीज में आप थोड़ी सी एक्सपेंसिव, नॉन एसेंशियल, जो जरूरत नहीं है लेकिन हाँ आपको मन है, थोड़ा सा आपको लग्जरियस लाइफ जीना है, थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड और इंक्रीज करना है, तो आप थोड़ा सा कार की तरफ बढ़ते हो, डायमंड की तरफ बढ़ते हो, मतलब अकॉर्डिंग टू दी पर्सन कितने लेवल तक उसको लग्जरियस चाहिए, तो वो आप उस तरफ बढ़ते हो। तो मतलब मेन नेसेसिटी की जो एक प्रोसेस भी देखें और एक टाइप भी देखें तो वो उतना ही है कि बेसिक नेसेसिटी, फिर फॉर एसेंशियल्स, फिर कन्वेंशनल नेसेसिटी, देन कंफर्ट की तरफ बढ़ते हैं और फिर लास्टली लग्जरियस थिंग की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलो अब आगे देखते हैं आपका कंज्यूमर। समझ गए हो कंज्यूमर के वांट्स की बात की थी, कंज्यूमर बिहेवियर, हमको एक्चुअली ह्यूमन वांट्स की बात ही करनी है, ह्यूमन वांट्स ही समझना है, क्योंकि हमारा जो पहला प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स का था वो यही था कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड है तो अब आया कंसेप्ट यूटिलिटी कंसेप्ट का। यूटिलिटी क्या कहता है? द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी या गुड्स हो चाहे सर्विस हो, वो कितना एक सामने वाले पर्सन के वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, उसी को क्या कहते हैं? यूटिलिटी। ठीक, स्टैटिस्टिक्स क्या है? सब्जेक्टिव है, रिलेटिव है, एथिकली न्यूट्रल है। एग्जांपल, लीगल आल्सो हैज इट्स यूटिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपली यही मतलब हुआ कि यूटिलिटी अगर आपकी बात कर रहे हो, आप एक नॉर्मल इंसान के कंजप्शन की बात करो कि उसको क्या चीज कंज्यूम करने से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो सब्जेक्टिव की जब बात करें तो हर एक पर्सन का अपना अलग नीड हो सकता है, अलग वांट्स हो सकते हैं। किसी को वो चीज चाहिए हो सकता है, किसी को नहीं चाहिए होता है, किसी को रोटी खाना पसंद होगा तो किसी को पिज्जा खाना पसंद होगा। सो डिपेंड ऑन द पर्सन आपकी यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू योर नीड, योर डिजायर, योर वांट चेंज हो सकती है। साथ साथ रिलेटिव हो सकती है। रिलेटिव कैसे हो सकती है? रिलेटिव हाउ कैन वी से रिलेटिव हो सकती है? रिलेटिव का सेंस होता है कि जैसे कि आपको कपड़े हैं, कपड़े आपको वुलन क्लोथ कब चाहिए? गर्मी के टाइम में या ठंडी टाइम में? तो ऑब्वियसली बात है अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द टाइम आप चीजों को रिलेट करते हो। अगर आपको समर सीजन चल रहा है तो आप वुलन क्लॉथ की डिमांड बिल्कुल नहीं करोगे, आपको वो चाहिए ही नहीं होगा। जब वुलन का मतलब समर सीजन विंटर सीजन आएगा तब आपको वुलन क्लॉथ चाहिए होगा, तो इसलिए क्या है? रिलेटिव है। एथिकली न्यूट्रल मतलब, एथिकली न्यूट्रल का मतलब होता है कि नाइफ, अगर नाइफ की बात करें तो नाइफ क्या है? नाइफ कोई हाउस होल्ड चीज के लिए, काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए भी यूज कर सकता है या किसी को मारने के लिए भी यूज कर सकता है। इट्स एथिकली न्यूट्रल की कौन क्या चीज कंज्यूम करके सेटिस्फाई हो रहा है, उसको क्या चीज लेने में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ओके, सो इसकी बात थी। नेक्स्ट आगे देखें क्या लिखा है। आगे लिखा है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, जो मैंने बताया है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? सारे कंजप्शन, जितने भी आप चीजों के कंजप्शन कर रहे हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितने भी कंजप्शन कर रहे हो, कितने भी गुड्स और सर्विसेज का, सबको अगर ऐड कर दें तो वो क्या आ जाता है? आपका
टोटल यूटिलिटी लिखा भी है सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ऑल यूनिट्स कंज्यूम, जितने भी आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हो उन सबसे सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा है वो क्या आ जाता है आपका टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या कि एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वन मोर यूनिट, कि आपने इतनी यूटिलिटी की, आपने ये ए किया, अब ए के बाद आपने बी को और ऐड किया तो फिर ये हो गया, फिर सी को और ऐड किया, तो हर एक एक्स्ट्रा को ऐड करने के बाद जितना आपको सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो रहा है, जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो क्या हो जाता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप ये दोनों क्लियर हो गया होगा। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या है इसको बता देती हूँ यहाँ पर, बहुत आसान है, लिखा बस कठिन रहता है। ठीक, क्या लिखा है ध्यान से देखना, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। अभी डेल्टा क्या होता है, डेल्टा को आप चेंज कहते हो, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। ठीक, अगर पूरी लाइन में लिखे चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब हर एक क्वांटिटी के चेंज होने, हर क्वांटिटी कितना चेंज कर रहा है, पहले एक रोटी खा रहे थे फिर दो खा रहे थे तो कितना चेंज किए, एक और चेंज किए, फिर दो खा रहे थे दो और खाने लगे, चार हो गया तो कितना चेंज किए, दो और चेंज किए, तो कितना वो एक क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है। और टोटल यूटिलिटी जो आपको चेंज हो रही है, कितना ऐड ऑन होते जा रहा है, उसको अगर डिवाइड करके निकालोगे तो आपका क्या निकलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट एक्स्ट्रा यूनिट जो भी आपने कंज्यूम किया, जो भी एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम किया उसको। ठीक, क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से एक नॉर्मल टेबल है उसके हिसाब से देखेंगे, बट चलो रिलेशन देखने से पहले उस क्वेश्चन को ही देखते हैं ताकि समझ जाओ। ठीक, तो मैं यहाँ ग्राफ पहले बनाती हूँ आपके लिए। ठीक, लाइन सीधी नहीं बन पाई। ओके, ये आपका ग्राफ है। ओके, अब यहाँ पे हम किसका रिलेशन देख रहे हैं, TU और MU का, मतलब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। ठीक, टोटल यूटिलिटी देखना हमेशा ना क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। TU जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, TU क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और फिर पॉजिटिव मतलब इस लाइन के ऊपर ही रहेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब इसके नीचे आते हैं तो ये माइनस में जाता है, -1 यहाँ जीरो रहता है, -1 -2 -3 ऐसे 0 0 में जाता है। ठीक, तो ये ग्राफ है आपका, इस ग्राफ में टोटल यूटिलिटी कहाँ रहेगा, हमेशा पॉजिटिव में रहे, टोटल यूटिलिटी हम टोटल यूटिलिटी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। अभी बस इतना जानो। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगा, बस एक आपको एक रिलेशनशिप बता रही, टोटल यूटिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहता है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव भी रह रहा है, ठीक है, जीरो भी आएगा और माइनस भी जाएगा, पॉजिटिव भी रहेगा, जीरो पे भी आएगा और माइनस पे भी जाएगा। ठीक, अब ये कैसे जा रहा है, क्यों किस वजह से जा रहा है मैम, ये भी समझा दीजिए। ठीक, उसके बाद ये रिलेशन बताऊंगी, बस इस ग्राफ को माइंड में रखना। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ठीक से बताती हूँ, मतलब दोबारा मुझे बनाना ना पड़े। ठीक, जीरो माइनस पॉजिटिव, क्या था ये, मार्जिनल यूटिलिटी। चलो अब इस टेबल को ध्यान से देखना, आपको क्या कह रहा है, कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा है, टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कैसे निकले अभी बताऊंगी। टोटल यूनिट कितना कंज्यूम था, पहले 1 था। ओके, तो टोटल यूटिलिटी कितनी निकल के आ रही थी आपकी, 20 निकल के आ रही थी। ओके, ये दे दिया कि 20 निकल के आ रही थी। अब मार्जिनल यूटिलिटी निकालना, कैसे निकलेगा, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो अभी इसके ऊपर कुछ दिख रहा है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब सिंपली 20 अपॉन 1 कितना आया, 20। तो मार्जिनल यूटिलिटी पहले वाले का क्या हो जाएगा, 20, यहाँ पे एज इट इज लिखा भी है। ओके, ये आपको बेसिक चीज बता रही है, अभी बताऊंगी एग्जांपल के साथ भी। फिर क्वांटिटी कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हुआ तो कितना आपको टोटल यूटिलिटी आया, 34 आया। अब बताओ कि पहले से कितना चेंज हुआ, पहले से कितना चेंज हुआ, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, 1 चेंज हुआ, और इसमें कितना चेंज हुआ, 34 माइनस 20 करेंगे कितना आएगा, 14 चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, 14। तो अब मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे दूसरे वाले का, क्या आएगा, 14 अपॉन 1, क्योंकि चेंज लेते हैं ना, चेंज, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन टोटल क्वांटिटी कितना हो रहा है, 34 आ गया, पहले 20 था, अपॉन क्वांटिटी कितना चेंज हो रहा है, इतना हो रहा है, तो ये आया 14/1 इक्वल टू 14, फिर आ गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट 3 कंज्यूम कर रहे हो और कितना टोटल यूटिलिटी आ रहा है, 45 आ रहा है। अब कितना चेंज हुआ इन दोनों में, तो 45 माइनस 34 करेंगे हम,
कितना आएगा 45 माइनस 34, कितना आया ये 11 आया। ओके, डायरेक्ट निकाल ली हूँ, इसको करने पे कितना आया 11 आया, और यहाँ पे इसको डिवाइड किया कितना आया 1 आया। सो वही सिमिलरली 11/1 11 आया आपका मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट 4 कंज्यूम कर रहे हैं, 50 टोटल आउटपुट आ रहा है, टोटल यूटिलिटी आपका 50 आ रहा है। अब ये कितना चेंज हुआ 5 से चेंज हुआ, यहाँ पर कितने से चेंज हुआ 1 से चेंज हुआ, तो इसको क्या करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू 5/1 5 आया। फिर इसका कितना चेंज हुआ 1 चेंज हुआ, 1 से चेंज हुआ क्वांटिटी, और यहाँ कितना चेंज हुआ 0 से चेंज हुआ। अब 0 से 1 को डिवाइड करें कितना आएगा, 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 आ गया। और फिर एक और कंसेप्शन बढ़ा दिए, अब एक और दे दिए, ठीक, एक और ऐड ऑन कर दिए, तो अब क्या चला गया, अभी कहाँ चला गया, टोटल यूटिलिटी कहाँ पर आ गया, ये माइनस में आ गया कहीं ना कहीं, -4 आ गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना आएगा -4 ये कितने चेंज हो रहा है 1 से, तो आंसर क्या है -4 -4। अब इसको एक कहानी समझो, ठीक, आपको भूख लगी थी, ठीक है, आपको भूख लगी थी और आपको खाना दिया जा रहा है, ठीक, खाने में पहला आलू का पराठा आया, ठीक, पहला आलू का पराठा आया, टोटल यूटिलिटी आपकी 20, सेटिस्फाइड थे आप, ठीक है, बढ़िया सेटिस्फाइड थे, कम सेटिस्फाइड थे लेकिन ठीक थे, सेटिस्फाइड हुए 20। फिर दूसरा आलू का पराठा आया, दूसरा आलू पराठा आया तो थोड़ा और सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ मजा आ रहा है खाने में, और अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी बना है, ठीक, मम्मी वाह क्या बढ़िया बनाया वो। फिर कहे कि मम्मी एक और, ठीक, एक और आया, थोड़ा सा और सेटिस्फाई हुए, 45 टोटल यूटिलिटी निकल के आया, सबको ऐड करते जा रहा है ना, पहला आलू पराठा, दूसरा, फिर तीसरा, टोटल यूटिलिटी आ गया आपका 45 तक। फिर कह रहे हो कि एक और तो खा सकते हैं, एक और मन कर रहा है खाने का, हाँ एक और चलो, फिर एक और खाया, एक और आलू पराठा खाया तो 50 तक गया, लेकिन वो कितने से बढ़ रहा है, पहले 14 यूटिलिटी एक्स्ट्रा बढ़ी थी, ठीक, पहला खाया तो 20 था, 20 के बाद 14 और बढ़ा तो 30 हुआ, फिर 11 और बढ़ा तो 14 से 11 थोड़ा कम हुआ, धीरे धीरे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है कि नहीं होती जा रही, हर एक और ऐड होने पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब चार आलू का पराठा आपने खा लिया, उसके बाद मम्मी खुश अपने से कह रही इसको तो बहुत पसंद आ रहा है, एक और बना के देते हैं इसको, हाँ अब ला के प्लेट में डाल दी, रख दी, तो अब क्या तुमको वो मन करेगा खाने का, वहां पे एक और ऐड होने से क्या हुआ 0 मार्जिनल यूटिलिटी आई, मतलब ऐड ऑन एक और करने से आपका क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी क्या है वो कांस्टेंट रह गई, वो 50 पे ही आके अटक गई, और उसके बाद एक और मम्मी ने दे दिया कि लो एक और आलू पराठा खा लो, तो उसके बाद आप क्या करोगे, बस बहुत हो गया बस मेरी यूटिलिटी खत्म, अब इससे ज्यादा हम नहीं खा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि आप एक एक कंज्यूम करते जाओगे, एक और ऐड क्वांटिटी करते जाओगे, तो करते जाने से आपकी जो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे डिमिनिश होती जाती है, धीरे धीरे घटती जाती है, घटते वो 0 पे भी आ जाती है और माइनस में भी चली जाती है कि अब नहीं खाना है हमको। और वही टोटल यूटिलिटी क्या है, वो एक धीरे धीरे क्या होती बढ़ती है फिर कांस्टेंट हो जाती है, यहाँ इंक्रीज हो रही थी, अब यहाँ कांस्टेंट हो गई, यहाँ कांस्टेंट हो गई, और फिर क्या होगी यहाँ पर आते आते डिक्रीज होने लगी, क्योंकि अब आपसे नहीं खाया जा रहा है। तो यही आपको बात बताता है यूटिलिटी कि एक प्रोडक्ट के कंज्यूम करने से, एक गुड्स के कंज्यूम करने से आपकी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या फर्क आता है, क्या होता है, इसी की बात आपको टोटल यूटिलिटी एनालिसिस बताता है। तो अब ये जो हमने ये जो पढ़ लिया, तो मैंने इसलिए कहा था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, वो पॉजिटिव भी रहता है, 0 भी रहता है, माइनस भी जाता है। कैसे, वो यहाँ पॉजिटिव में चल रहा था, 20 था, 14 था, 11 था, 5, फिर 0 आया और फिर नेगेटिव भी, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ 0 आया और यहाँ पॉजिटिव चल रहा था। अब पॉजिटिव भी कैसा चल रहा था, डाउनवर्ड चल रहा था, डिक्रीजिंग नीचे गिरता हुआ चल रहा था, देख रहे हो ये नीचे गिरता हुआ ही चल रहा था, ठीक। और साथ ही साथ जहां पर 0 आता है वहीं पर टीयू का क्या होता है, मैक्सिमम होता है, टीयू का क्या होता है, मैक्सिमम पीक पे रहता है। टीयू टोटल यूटिलिटी कहाँ जाती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे आ जाती है कि अब आपकी एक और यूनिट ऐड ऑन करने की क्षमता नहीं है, तब आपकी टोटल यूटिलिटी भी कहाँ जाती है, एकदम से मैक्स पे जाती है कि अब उसके बाद आपकी टोटल यूटिलिटी भी क्या होगी, नीचे गिरेगी ही,
ठीक, उसी की बात है। देखो जहां पर 0 आया था वहां पर आपने सबसे पीक पे आ गए थे, कांस्टेंट पे आ गए थे। इसके बाद अगर आपने कंज्यूम किया तो आपकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, आपको नहीं खाने का मन होगा और वो माइनस में चला जाएगा, और साथ ही साथ आपकी टोटल यूटिलिटी भी नीचे की तरफ डाउनवर्ड डिक्रीजिंग रेट से वो गिरने लगेगी। तो यही रिलेशनशिप आपका बताया गया था यहाँ पर कि TU राइज एज MU इज पॉजिटिव। जब तक MU मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव है, आपको खाने में मजा आ रहा है आलू का पराठा, आप खा रहे हो, तब तक आप पॉजिटिव ही रहोगे, ठीक। और टोटल यूटिलिटी क्या होगी, वो बढ़ती रहेगी। तो TU बढ़ता रहता है तब तक जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो पॉजिटिव है। जब आपका खाने की क्षमता खत्म हो गई, ठीक, तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब TU is max when MU is 0। जब आप मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है, एकदम मैक्स पे है। 50 वाला याद है, वो मैक्स पे है। उसके बाद क्या है, उसके बाद तीसरा आता है TU falls when MU becomes नेगेटिव। और जब आपसे जबरदस्ती खिलाया जा रहा है आपको, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ चली गई, माइनस में चली गई। और जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली गई तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है, वो डिक्रीजिंग रेट से गिरने लगी, वो डिक्रीजिंग रेट से गिरने लगी कि अब आपकी टोटल यूटिलिटी कम होती जा रही है, अब आप उससे ज्यादा खा नहीं सकते हो। इसी की बात आपको बताता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आपके एक कंज्यूमर की कंजप्शन को, कंजप्शन करने से कितना वो कंज्यूम करेगा, जिससे उसकी यूटिलिटी मेजर की जाती है। और यूटिलिटी मेजर करने के लिए 2 मेजर्स हैं आपके, एक टोटल यूटिलिटी आप देखते हो और एक मार्जिनल यूटिलिटी आप देखते हो। आई होप क्लियर हो गया टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का क्या रिलेशनशिप है, क्या वो कहता है, क्लियर है। नीचे लिखा भी है आपको, डायग्राम का बताया है डिस्क्रिप्शन। TU कर्व्स राइजिंग देन फ्लैटरिंग, MU कर्व्स डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड क्रॉसिंग एक्स एक्सिस। यही डायग्राम को बताया है कि TU जो है वो बढ़ रहा है, फ्लैट होते तो बढ़ रहा है, फ्लैट हो गया, यहाँ पर सीधा हो गया, ठीक। यहाँ 50 था, यहीं वापस से 50 आया और फिर 46 गया। और MU क्या है, वो नीचे की तरफ आते जाते माइनस में चला जा रहा है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि टोटल यूटिलिटी क्या है। सॉरी, यूटिलिटी एनालिसिस में क्या हम बात कर रहे हैं, यूटिलिटीज में हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आपके LU BCom फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसका ये माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। साथ ही साथ आपके BBA की बात अगर मैं करूं तो BBA की क्लासेस भी बिजनेस इकोनॉमिक्स की चल रही है। BBA जो DDU के बच्चे हैं उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जल्दी से एनरोल कर लो, जल्दी से अपने आप को एनरोल करो। 100% कवरेज सिलेबस आपको मिलेगा और साथ ही साथ 24/7 डाउट सपोर्ट है। कैसे है, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है आपके उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके ऐड कर लो वहां से और क्लासेस लाइव वहां पर ऐप पे देखना स्टार्ट कर दो। ओके, चलो। ओके, अब इसको आगे बढ़ने से पहले मैं एक स्लाइड ऐड करना चाहूंगी और आपको बताना चाहूंगी कि आप लोग को पढ़ना क्या है, ठीक। आपने यूटिलिटी एनालिसिस देख लिया। यूटिलिटी एनालिसिस में 2 यूटिलिटी की बात करते हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब यूटिलिटी एनालिसिस में आपको क्या पढ़ना है, यूटिलिटीज में 2 तरीके से आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो, जिसके लिए 2 मेजर्स बनाए गए हैं। पहला मेजर्स है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा है ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब समझ गए होगे कि आपको ये चेक करना है कि आपका कंज्यूमर जो है या ह्यूमन जो है वो किस गुड्स से सर्विस को कंज्यूम करने से सबसे ज्यादा सेटिस्फाई है, सेटिस्फाइंग पावर उसकी कब ज्यादा बढ़ रही है, ये तो समझ गए। अब वर्ड आगे क्या लग गया है, एक में लग गया है कार्डिनल और दूसरे में लग गया है ऑर्डिनल। अब इसका क्या मतलब हुआ, कार्डिनल मतलब याद रखना हमेशा, कार्डिनल मतलब कि आप जिस चीज को नंबर्स में मेजर कर सकते हो उसे आप क्या कहोगे, कार्डिनल एनालिसिस। क्या कहते हो, कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। ओके, और ऑर्डिनल क्या है, ऑर्डिनल वाले को आप नंबर से मेजर करना कहा गया है कि नंबर से आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हो, आप उसको रैंकिंग दे सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रैंक कर सकते हो, तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कैन बी रैंक्ड। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत। सो
cardinal utility analysis can be measured in number and ordinary utility analysis cannot be measured in number. उन्होंने ये कहा कि आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो नंबर में, तब जब मेजर नहीं कर सकते हो बट क्या कर सकते हो, इसको रैंक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दी प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू दी प्रेफरेंस आप इसको रैंक कर सकते हो, मेन रेफरेंस आपके इसी का है, ठीक। अब कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस किन्होंने दिया था, सॉरी पहले तो ये जान लो कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आपको ये दो चीज पढ़ना है, इसमें दो लॉ आते हैं, इसमें क्या है, लॉ ऑफ, सुने भी होंगे पहले आप लोग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जो बच्चे पहले से एनरोल्ड हो वो जानते होंगे कि हमने ये पहले भी पढ़ लिया कि डिमिनिशिंग का मतलब क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या है और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल क्या है। ये प्रिंसिपल ये दोनों हमने पहले भी पढ़ लिया अपने प्रीवियस क्लास में, लेकिन यहाँ पर आपके कार्डिनल एनालिसिस अप्रोच के हिसाब से पढ़ेंगे तो यहाँ पर कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है। और वही चीज है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आपने यहाँ देखा भी होगा कि ये जो हमने यहाँ दिखाया ना कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो गिरती रहती है। तो ये क्यों गिरती रहती है, यही बात किया गया है, यही सेम कंसेप्ट है कि क्यों गिर रही है, क्योंकि आपका एक एक ऐड ऑन करने से आपकी टोटल यूटिलिटी जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, आपका ऐड करने से उस चीज की चाह जो है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, इसी की बात डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी करता है। ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी हमने पढ़ा है, थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पर क्या मैंने पढ़ा, हमने पढ़ाया था कि जब दो ऐसे गुड्स को कंपेयर करते हैं, ठीक, इक्वल, जब दो गुड्स को ऐसे हम बना रहे हैं, एक फार्मर है, उसकी एक लैंड है, ठीक, एक पूरा लैंड है एक फार्मर का, उसमें उसको दो चीज प्रोड्यूस करना है, एक राइस एंड व्हीट। तो उस राइस एंड व्हीट को उसको क्या करना है, उस लेवल तक प्रोड्यूस करना है कि थोड़ा राइस कर रहा था थोड़ा व्हीट कर रहा था, ठीक, राइस पहले ज्यादा कर रहा था व्हीट कम कर रहा था, फिर व्हीट ज्यादा किया कम किया, मतलब ये हिसाब लगाता रहेगा, तब तक लगाता रहेगा जब तक उसको एक सर्टेन पॉइंट पे इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ना मिल जाए दोनों प्रोडक्ट से, राइस से भी व्हीट से भी, एक ऐसा पॉइंट ना मिल जाए जहां पर दोनों प्रोडक्ट इक्वली सेटिस्फाई कर रहे हो, उसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। और फिर आपको ऑर्डिनल में क्या पढ़ना है, ऑर्डिनल में आपको पढ़ना है इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ना है। समहाउ ये भी आपके लॉ ऑफ इक्वली मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेट करता है, लेकिन ये भी बात याद रखना कि रिलेट तो करता है, लेकिन इसे किसने बताया था, किसने कहा था कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है उसको मेजर कर सकते हैं नंबर में, मतलब कि कोई 20 यूटिल कंज्यूम कर रहा है बिस्किट का, कोई 20 यूटिल का 10 यूनिट का कंज्यूम कर रहा है चॉकलेट का, तो दोनों को ऐड करके बता दिए 30 यूटिल उसने कंज्यूम किया। इन्होंने तो ये कहा, अब किन्होंने कहा मैं बता रही हूँ, उन्होंने ये कहा कि इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमने पीछे देखा कि टोटल यूटिलिटी लिख के आ रहा था कि 20 था, फिर 34 हुआ, फिर पता नहीं क्या 45 था, ऐसे से बढ़ता गया, नंबर्स में था ना। और वहीं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में भी उन्होंने कहा था कि हम इसको मेजर कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है उसके प्राइस से रिलेट करके, और दूसरे प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है उसके प्राइस से रिलेट करके। इसकी बात इसने की थी इक्वी मार्जिनल में, किसने दिया था, याद रखना ये वाला किसने दिया था, यूसेन फर्स्ट लॉ में आपको ये बताया था, और यूसेन नहीं बताया था अपने सेकेंड लॉ में इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को, ठीक है। और फिर बात आती कि इनडिफरेंस कर्व किसने दिया था, तो इनडिफरेंस कर्व दिया गया था बाय हिक एंड एलन, बाय हिक्स एंड एलन, बाय हिक्स एंड एलन आपका इनडिफरेंस कर्व दिया गया था। ओके, सो अब ये जो आगे की क्लासेस हैं इसी की तरफ है, इसी में आपको आगे देखने को मिलेगा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, इक्वी मार्जिनल को विथ आपके एग्जांपल के साथ, न्यूमेरिकल के साथ इसको दिखाऊंगी, ठीक। और फिर साथ में ये भी बताऊंगी कि क्यों इन्होंने कहा ऑर्डिनल ने कि हिक्स एंड एलन ने इनडिफरेंस कर दिया, उन्होंने क्यों कहा कि हम इसको मेजर नंबर में नहीं कर सकते हैं, नंबर में हम इसको बता नहीं सकते कि इंसान को कितना कंजप्शन करने से कितना यूटिलिटी मिल रहा है। तो उन्होंने कहा था कि अब
ये नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम उसको रैंक कर सकते हैं कि किसी को म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक ज़्यादा पसंद है इन कंपेरेटिव रीडिंग, तो म्यूजिक को हम ऊपर रखेंगे, रीडिंग को हम नीचे रखेंगे। किसी को डांसिंग ज़्यादा पसंद है इन कंपेरेटिव म्यूजिक, तो डांसिंग को ऊपर रखेंगे, म्यूजिक को नीचे रखेंगे। तो इस तरीके से रैंक किया गया अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर कि इसको क्या चाहिए, क्या ज़्यादा पसंद है, तो उस हिसाब से हमने क्या निकाला, इंडिफरेंस कर्व निकाला। तो ये दो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और साथ ही साथ इसमें थोड़े बहुत एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाऊंगी। अभी भी जो बच्चे हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए व्हाट्सएप ग्रुप, जल्दी से ज्वाइन कर लो। जो बच्चे रह गए अभी तक एनरोल नहीं किए अपने आप को, वो भी कर लो। और अच्छा लगा होगा क्लासेस समझ में आ रहे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का जो मैंने बोला कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो तो फ्री है, उसको तो आराम से आके ज्वाइन कर लेना, ताकि जितने इन्फॉर्मेशन है, जो भी 24/7 आपके डाउट्स हैं, वो क्लियर होते रहेंगे। इसी के साथ एंड करती हूँ ये क्लास। आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।